हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही क्लासों का है, दोनों ही बोर्ड का है। और चैप्टर फर्स्ट का जो नेम है वो है आपका सॉलिड स्टेट। जैसा कि मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूं कि व्हाट इज़ द स्टेट, स्टेट मतलब किसकी स्टेट है, तो मैं एक आप लोग सिंपल सा जवाब दोगे, सर मैटर की। जो सॉलिड है वो किसकी स्टेट होती है, मैटर की होती है। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। बेसिक्स मीन्स व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मैटर। सर मैटर क्या होता है, मैटर तो समझाओ। सभी बच्चों ने 11th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। एक सिंपल भाषा में बोलूं तो उसका कुछ ना कुछ वजूद हो। वो एक ह्यूमन बॉडी हो सकती है, कोई भी आपकी सब्जेक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एटमॉस्फेयर में, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, मैटर बोलेंगे। अब मैटर पढ़ने के बाद अपन को सबसे पहले मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। हमें प्रॉपर तरीके से समझना है कि एक्चुअली में स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासिफाई किस बेस पे किया जाता है। तो देखो, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं स्टेट्स ऑफ मैटर। ध्यान समझना, मैटर की स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए अपने पास दो फैक्टर होते हैं। ये फैक्टर बड़ी कमाल की चीज है, हर एक बच्चा ध्यान से सुनेगा। फैक्टर जो ए होता है इसका नाम होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। और जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है थर्मल एनर्जी। ध्यान से समझेंगे, इंटर पार्टिकल। अब यहां पर पार्टिकल से क्या मतलब है सर, आपका कोई पार्टिकल से मतलब हो सकता है, या तो वो पार्टिकल एटम हो सकता है, या वो पार्टिकल आयन हो सकता है, या वो पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है। इनमें से तीनों में से कोई भी पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो सबसे पहले हम पहले फैक्टर का मतलब समझेंगे, मीन समझेंगे, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में लगा हो, इंटर मतलब उनके मिड में लगता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो फोर्सेस होते हैं, ये जो होते हैं मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने का काम करता है। बाइंड समझ रहे हो ना, मॉलिक्यूल्स को पास लाने का काम करता है। किस तरह करता है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए इस फोटो को। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, देख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है, ये जो एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। थर्मल एनर्जी का मतलब समझ रहे हो, जो हीट से मिलती है। आप एक चीज़ सोचो, जैसे ही सब कुछ करो, हमारे सिर पर सनलाइट आती है तो हमें हीट मिलती है, हमें थर्मल टेम्परेचर से जो हीट मिलती है उसे क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। जैसे ही हम पर धूप पड़ती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम ऑटोमेटिक वहाँ से मूव कर जाते, नहीं कर जाते हैं, तुरंत उस जगह को छोड़ के किसी अच्छी जगह पर जहाँ पर धूप ना पड़ रही हो। इसका मतलब क्या है कि थर्मल जो एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। पहला जो फैक्टर है ये मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को पास लाने का काम कर रहा है, बाइंड मतलब पास लाने का काम कर रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। और ये जो फैक्टर है सेकंड, ये मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
मोशन समझ रहे हो, ये कुछ ना कुछ मूवमेंट करने के लिए, ये मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पहला फैक्टर आपको समझ आ गया, सेकंड फैक्टर समझ आ गया। ये तो सर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को पास लाएगा, और ये मूवमेंट मतलब ये मॉलिक्यूल्स का मोशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं आप लोगों से कहूँ मेरे पास दो फैक्टर हैं और आप मुझे इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ, तो आप लोगों के पास कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज। देखो ध्यान से, ये जो आपका मैंने रेड मार्कर ले लिया, ये मैंने ब्लैक मार्कर ले लिया, ध्यान समझना। मैं इन दोनों मार्कर्स में अगर कंपैरिजन कराता हूँ तो मेरे पास कितने तरीके हो सकते हैं, ध्यान से देखो। पहला, रेड मार्कर बहुत ज़्यादा अच्छा है ब्लैक मार्कर की कंपैरिजन में, ठीक है। सेकंड, ब्लैक मार्कर बहुत ज़्यादा अच्छा है रेड मार्कर कंपैरिजन में, ठीक है। दो वे हो गई कंपैरिजन करने के। थर्ड जो वे होगा आपका, रेड और ब्लैक मार्कर दोनों ही एक जैसे हैं, किन्हीं भी दो फैक्टर्स में कंपैरिजन करने के जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला वेज, मैं यहां पर केस फर्स्ट देख रहा हूं, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। केस सेकंड की बात करूं मैं यहां पर, ध्यान से देखना, ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी। और अगर मैं केस थर्ड की बात करूं यहां पर, ए इज वेरी वेरी लेस देन वी। यहां पर मैंने 3 फैक्टर लिए, दोनों फैक्टरों में 3 तरीके से मैंने कंपैरिजन कर दिया कि फैक्टर जो ए है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, बी से। सेकंड केस में ए और बी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, और थर्ड केस में ए और जो बी है, ए की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है किससे, बी से। तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट को देखेंगे। अगर फैक्टर ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है बी की कंपैरिजन में, तो ध्यान से समझो, फैक्टर ए आपका ये वाला हो गया। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा पास आएंगे, और थर्मल एनर्जी जो सेकंड फैक्टर है बी, उसकी वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ना के बराबर होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। ये तो सर आपकी सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में कैसे होता है, आपने देखा होगा कोई भी चीज सॉलिड है, मैं इसकी बात करूं बोर्ड की, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली बाउंड हैं, और क्लोजली बाउंड होने के साथ इनका जो मोशन है वो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में मैंने देखा कि ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी, मतलब आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है और वो थर्मल एनर्जी दोनों ही की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब कह सकता हूं कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है किससे, थर्मल एनर्जी से, जिसकी वजह से, ध्यान से सुनना, आपके मॉलिक्यूल्स बाइंड तो रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करेंगे। आपके मॉलिक्यूल्स बाइंड तो रहेंगे क्योंकि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, किससे, थोड़ा बहुत थर्मल एनर्जी से, तो मॉलिक्यूल्स बाइंड भी रहेंगे और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करेंगे। ये तो सर मैंने लिक्विड स्टेट में देखा है। लिक्विड स्टेट में कैसे, आपने एक ग्लास वाटर लिया और फ्लोर पे फैला दिया, आप देखोगे कि फ्लोर पे वाटर की जो लेयर है वो कुछ इस तरह मूव करते हुए आगे की ओर स्लिप होती है। इसका मतलब क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से क्लोजली बाउंड भी हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं। इसका मतलब उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच आपका अट्रैक्शन फोर्स भी है और उनके बीच क्या एनर्जी, थर्मल एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो जो बीच वाली मिड वाली स्टेट होती है उसे बोलते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं केस थर्ड की, ए की वैल्यू बहुत कम है किससे, बी से। इसका मतलब क्या है कि इस बार जो आपके अट्रैक्शन फोर्स हैं बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। अगर आपके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, इसका मतलब वहाँ पर थर्मल एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, और जब थर्मल एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, इससे क्या पता चलता है, थर्मल एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बिल्कुल क्या है, नेग्लिजिबल। ये 3 बार ग्रेटर देन साइन लगाने का मतलब है ये जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो ज़्यादा कम हो जाती है। कुछ बच्चों को बता दूं, ये जो साइन होता है इसका मुंह जिस तरफ खुला होता है
वो वैल्यू तो क्या होती है, बड़ी होती है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है उसे बोलते हैं स्मॉल वैल्यू, छोटी वैल्यू होती है। इसमें दिखाऊं जैसे ए की वैल्यू क्या है, ये जो इस साइन का जो मुंह है वो किधर खुला है, इधर खुला है ना, तो जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो वाली जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, और जिस तरफ बंद होता है वो वाली वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। अगर आपकी V की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा है, मतलब थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब इस केस में आपके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ये तो सर जैसे ही सिलेंडर में आपने देखा होगा, सिलेंडर का पिस्टन दबाते हैं तो गैस बहुत ही फटाफट स्पीड से बाहर आती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन अप्लाई होती है वो होती है आपकी गैसियस स्टेट में। समझ आ गया, गैसियस स्टेट में होता है सर ऐसा। तो गैसियस स्टेट्स में पार्टिकल्स की जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। अब मैं आप लोगों को इन तीनों का एक स्क्रीन पर डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, थर्मल एनर्जी कंपैरिजन में। तो उस स्टेट को हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड स्टेट में। सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि आपके अट्रैक्शन फोर्स और थर्मल एनर्जी की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, मींस अट्रैक्शन जो फोर्स है इंटर पार्टिकल वो थोड़ा सा ज़्यादा है किससे, थर्मल एनर्जी से। तो इस स्टेट में आप देख भी पा रहे होंगे सॉलिड स्टेट की कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर हो गए हैं, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और वहाँ पर इस स्टेट को जो क्लासिफाई किया गया है वो किस में किया गया है, लिक्विड स्टेट में। और जो आपको डायग्राम थर्ड दिख रहा है, डायग्राम थर्ड में जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सेकंड बी फैक्टर की जो वैल्यू है, मींस थर्मल एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, इंटर पार्टिकल फोर्सेस अट्रैक्शन से। इसका मतलब वहाँ पर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर है, समझ लो ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इन पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, गैसियस स्टेट। तो मैंने तीनों स्टेट्स को तरीके से अभी यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अभी जाना कि कैसे किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं वो क्लासिफाई होती हैं। अभी हम जो 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लिक्विड और जो गैसेस हैं, लिक्विड और जो गैसेस हैं ये हम 11th क्लास के 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 12th क्लास में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सबसे जो इसकी फर्स्ट हेडिंग होती है वो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सॉलिड को देख के बता सकते हो। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो आपको दिख रहा होगा कि इस मार्कर की शेप, ज्योमेट्री और वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है। तो इसकी सॉलिड्स की जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ऐसा क्यों होता है आप लोगों को पता है, क्योंकि सॉलिड्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं इंटर पार्टिकल वो ज़्यादा होता है, अभी मैंने बताया जस्ट। बात करें सेकंड की, तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसकी कंपैरिजन में, लिक्विड्स की और गैसेस की कंपैरिजन में। आपको पता है डेंसिटी का मतलब होता है जिस स्टेट्स में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, उस स्टेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेंसिटी लिखूँ तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी, सॉलिड की, देन किसकी, लिक्विड की, और देन गैसेस की। ये किसका ऑर्डर हो गया, डेंसिटी का। आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा इसमें डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली हो गई आपकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, सेकंड हो गया डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी अगर आपको बताऊं तो वो क्या होगी,
सॉलिड जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड एंड रिजिड नेचर के होते हैं। रिजिड नेचर मतलब जिसे हम रिजिडिटी बोलते हैं। सिंपल से मैं बोलूं तो रिजिडिटी का मतलब होता है वहां पर स्ट्रांगनेस है, वो चीज कितनी ज्यादा स्ट्रांग है उसे क्या बोलते हैं हम, रिजिडिटी बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं सॉलिड की चौथी प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स की वो है इनकी जो एंट्रोपी होती है वो ऑलमोस्ट शून्य होती है, जीरो होती है। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या है सर, आपने थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है वो भी बोलता है कि आइडियल सॉलिड्स की जो एंट्रोपी होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। बिल्कुल जीरो तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन मैं कहना चाहूँ एंट्रोपी का मतलब समझते हैं सबसे पहले। एंट्रोपी जो है वो डिस्टरबेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टरबेंस है, फैलाव है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस हिसाब से उसको मीजर करती है। तो एंट्रोपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को बोलूं कि बताओ सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का डिस्टरबेंस कहाँ पाया जाता है। आप बोलोगे सर गैस में, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में बहुत पास पास आ गए थे। लेकिन जैसे ही सॉलिड में आ जाते हैं, जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं तो वहां पर वो पार्टिकल एकदम फिक्स हो जाते हैं। और अगर पार्टिकल फिक्स हो गए इसका मतलब क्या होगा सर, इनकी एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। तो अगर मैं एंट्रोपी का ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है एंट्रोपी का। ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैसेस की होती है। उसके बाद किसकी होती है एंट्रोपी, लिक्विड्स की होती है। और देन जो एंट्रोपी होती है वो किसकी होती है, सॉलिड्स की होती है। तो अभी हमने यहां पर एक चीज जानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको डेंसिटी बता दी। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको हार्ड एंड रिजिड नेचर में होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो होती है, एंट्रोपी का ऑर्डर ही बता दिया। अगर मैं आपको इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी बताऊं तो आप सब लोगों को ये सारी चीजें पता है। जैसे मैं अगर इस मार्कर को कंप्रेस करूं, इस पे प्रेशर लगाऊं, तो ध्यान से देखो क्या इस पे मेरे द्वारा लगाए गए प्रेशर को इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। तो इसका मतलब सॉलिड जो है वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप एक चीज और जानना चाहते हैं, ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी समझ रहे हो, किसी चीज की फ्लूइड होने का, बहने का जो गुण होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है। तो सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती है और ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इन पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो मैंने अभी बताया आप लोगों को जो है सारी चीजें बता दी हैं कि सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आप देख के इन्हें और दो चार और ज़्यादा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने मेन आपको बता दिए। आप लोगों को स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। डायग्राम में आप लोगों को एक सॉलिड दिख रहा होगा। सॉलिड में ध्यान से देखो, इसके जो पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा पास पास हैं और मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई हुई हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना सकते हो और नोट्स इसके साथ साथ बनाएं। देन इसके अलावा भी मैं आपको वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ जो है नोट्स की वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। हाँ तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स इस चैप्टर का सेकंड हेडिंग है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो होता है इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा कि आपने आरबीसी या सीबीएसई का कम से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लिया है, क्योंकि इस वाले टाइप्स में से हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है।
बात करूं मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की, तो ये 2 टाइप का होता है जनरली। एक तो होते हैं सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं फर्दर इनको 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो टाइप होता है वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सेकेंड टाइप होता है वो है आयनिक सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो थर्ड टाइप है वो है मेटेलिक सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फोर्थ टाइप है वो है कोवेलेंट सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। इनमें एक होते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स, सेकंड होते हैं पोलर सॉलिड्स और थर्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो अब हम यहाँ पर बात करें तो सिंपली सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को समझने का मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपने इस कंपाउंड्स को देखा होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट देखा है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इस नेचर में 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहली जो फॉर्म्स होती है इसकी वो होती है मार्बल फॉर्म, और एक आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो चौक फॉर्म में होता है। ठीक है, मार्बल जो फॉर्म होती है इसमें तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और चौक फॉर्म में इसकी कंपैरिजन में इतना हार्ड नहीं होता। आपने देखा होगा मार्बल देखी होगी जो अपने घरों की जो फर्श होती है उन पर बिछी होती है। मार्बल की कंपैरिजन में मार्बल में भी CaCO3 है और आपकी जो चौक होता है ब्लैक बोर्ड का उसमें भी CaCO3 है। दोनों में एक ही कंपाउंड का मिक्सचर है, एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, समझ रहे हो, एक ही कंपाउंड से दोनों चीजें बनी है। फिर मार्बल इतना हार्ड और चौक इतना वीक क्यों? मार्बल की कंपैरिजन में चौक वीक होता है। इसका रीजन सुनो, इसका रीजन क्या होता है कि अगर CaCO3 के पार्टिकल्स, आपको समझ आया, पार्टिकल्स मतलब एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। अगर CaCO3 के पार्टिकल्स आपके रेगुलर अरेंजमेंट में हो, अगर आपके CaCO3 के पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो तो आपकी जो फॉर्म मिलती है वो मिलती है मार्बल की क्रिस्टलाइन फॉर्म। कह सकता हूं कि अगर CaCO3 के पार्टिकल्स को मैंने रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया, समझ रहे हो, मैंने एकदम पर्टिकुलर तरीके से बिल्कुल फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया, तो मेरे को वहां पर जो CaCO3 की जो फॉर्म मिलती है वो मिलती है क्रिस्टलाइन फॉर्म। और जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसे ही अपन क्या बोलते हैं? मार्बल। लेकिन अगर CaCO3 के पार्टिकल्स कहीं से भी इरेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो जाए, अगर CaCO3 के पार्टिकल इरेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो जाए तो हमें इसकी मिलती है अमोर्फस फॉर्म। अब अमोर्फस को आप अक्रिस्टलाइन भी बोल सकते हो, नॉन क्रिस्टलाइन बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली किसी भी चीज को मैं बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकता हूँ कि अगर CaCO3 जो है वो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में उसके पार्टिकल अरेंज हुए हैं तो आपको उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेगी जो कि अमोर्फस फॉर्म की कंपैरिजन में हार्ड होगी, और वो क्या होती है? मार्बल होती है। लेकिन अगर CaCO3 के पार्टिकल्स ही इरेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हुए हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में क्या हो जाए? अरेंज हो जाए, तो वहां पर आपको उसकी जो फॉर्म मिलती है वो होती है अमोर्फस फॉर्म। कौन सी होती है? अमोर्फस फॉर्म होती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? चौक से। क्या बोलते हैं उसे? चौक बोलते हैं। तो आपको पता है चौक थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही ब्रेक हो जाता है, समझ गए आप? तो अब मेरे हिसाब से जो क्रिस्टलाइन और जो अक्रिस्टलाइन का फंडा है वो आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ आएगा। इजीली समझ कैसे आएगा? अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसको ध्यान से देखो। इसमें जो है CaCO3 के 2 फॉर्म दिखाए गए, एक तो है इधर मार्बल फॉर्म, इधर है आपकी चौक फॉर्म, और दोनों को आप तरीके से देख के
इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूं मैं, इसी के बेस पर मैं अगर क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस करूं, कंपैरिजन करूं, तो इसका कंपैरिजन बेसिक सा है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री में कई कंसेप्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट मीन्स अगर आपने इस वाले की प्रॉपर्टी पढ़ ली तो आपको दूसरे वाले की ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे रिडक्शन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। होमो का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, हिट्रो होता है। तो इसी तरह अगर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया तो आपको अमोर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इनका क्या होता है, अपोजिट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो होती है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो इसमें जो है कैसा पाया जाएगा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, रेगुलर और इर्रेगुलर अरेंजमेंट से क्या मतलब है, आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आप इस पिक्चर में ध्यान से देखो। इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक फिक्स पैटर्न है, वो एक पर्टिकुलर शेप में पर्टिकुलर वॉल्यूम के हिसाब से तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हैं। उधर आपको सेकंड पिक्चर जो दिखाई दे रही है उसमें मॉलिक्यूल्स का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल कहीं अरेंज है, कोई मॉलिक्यूल कहीं अरेंज है। तो आपके रेगुलर वाले में या मैं कह सकता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म होती है वो क्या होती है, पर्टिकुलर होती है। उसमें तरीका ही होता है, एक निश्चित पैटर्न होता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन आप क्रिस्टलाइन वाले में देखो, कोई भी मॉलिक्यूल से जोड़ने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई मॉलिक्यूल कहीं जुड़ रहा है, कोई मॉलिक्यूल कहीं जुड़ रहा है। इसका मतलब आपके क्रिस्टलाइन में क्या होता है, समझ लो, क्रिस्टलाइन में होता है रेगुलर अरेंजमेंट, तो क्रिस्टलाइन में कैसा होगा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। ये पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये एक बच्चों वाली बात हो गई। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप किसी चीज को पर्टिकुलर शेप में या पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करते हो तो आपको एक बहुत लंबी लाइन का एक पैकेट या बंडल मिल जाएगा, जैसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे मैं आपने बचपन में खेले होंगे, ईंट बनाई होंगी, ईंटों से आपने घर बनाए होंगे। तो अगर आप उन ईंटों को एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट तरीके से अरेंज करते हो तो आपको 10 से 15 से 20 ईंट का एक बंडल, जितनी चाहो आप उतनी ईंटें एक दूसरे से लंबी दीवार बना सकते हो। लेकिन आपने अगर गलती से एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी और तीसरी का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट डिस्टर्ब कर दिया, चौथी का थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, पांचवी का थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो आप देखोगे जैसे ही ईंटों का इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो ईंटों की जो आपका बंडल है 5 या 6 ईंट के बाद ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ईंटों को जमाने पर आपको 2 तरह के ऑर्डर मिले। एक, अगर आपने रेगुलर तरीके से जमाया तो वो जमते जमते एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज हो गई, ठीक है। तो वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज हुई क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट कैसा था, रेगुलर था, एक फिक्स पैटर्न के थ्रू था। लेकिन अगर आपने ईंटों को थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर दिया, इर्रेगुलर अरेंजमेंट कर दिया, तो थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके वो ईंटें गिर जाएंगी क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट कैसा था, इर्रेगुलर। इसकी वजह से, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट से एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर का सॉलिड मिलता है और इर्रेगुलर अरेंजमेंट से हमें कैसा मिलेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मिलेगा। समझ रहे हो, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। थर्ड बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान से समझना, शार्प का मतलब होता है फिक्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाते हैं और पर्टिकुलर टेम्परेचर जाके बॉयल हो जाते हैं। इनकी कोई रेंज नहीं होती। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इन चीजों का जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प होता है। और इनका जो होता है वो होता है ब्रॉड होता है, ब्रॉड ऑर्डर होता है, समझ रहे हो ना। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट का होता है ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह सकता हूं कि इनकी एक परास होती है, इनकी एक रेंज होती है टेम्परेचर की, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। इन सॉलिड्स का एक रेंज होती है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल हो जाएगा, या ये आपका -19 डिग्री सेल्सियस से -21 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप लोगों को ध्यान देना है। अगर वहां पर ब्रॉड ऑर्डर है तो वो कौन सी फॉर्म होगी, क्रिस्टलाइन। अगर वहां पर शार्प है तो वो कौन सी फॉर्म होगी, क्रिस्टलाइन। अगर मैं बात करूं फोर्थ प्रॉपर्टी की, फोर्थ प्रॉपर्टी
होती है, कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूस होता है इसका। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम ठंडा करते हैं तो कूलिंग कर्व क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। एग्जांपल दूं तो ध्यान से देखो, कूलिंग कर्व का मतलब टेम्परेचर और टाइम। कूलिंग कर्व का मतलब किसी चीज को ठंडा कर रहे हो तो मतलब एक उसका जो मतलब जो हिस्सा होगा वो तो टेम्परेचर होगा, क्योंकि जैसे ही आप ठंडा कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है, और जैसे ही टाइम लगता है तो टेम्परेचर कम होता है। तो ये ग्राफ कूलिंग कर्व किस किस के बीच में होगा, टाइम और टेम्परेचर के बीच में। तो अगर मैंने टाइम को यहाँ ले लिया, टाइम को यहाँ ले लिया, टेम्परेचर को यहाँ ले लिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर 0 से टाइम बढ़ाता हूँ तो ये जो सॉलिड्स हैं वो ठंडा होते हैं, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आके या पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इनका जो ग्राफ है वो फिक्स हो जाता है, और फिर उसके बाद ठंडे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आपके कंटिन्यूअसली कूल नहीं होते, जैसे कि आपके अमोर्फस सॉलिड्स में होता है। अमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, यहां पर अगर मैं टेम्परेचर ले लिया और यहां पर मैंने टाइम ले लिया, तो अगर आप इनको कूल करोगे तो ये कंटिन्यूअसली तरीके से, बिल्कुल कंटिन्यूअसली फॉर्म में आपके कूल हो जाते हैं। समझ गए? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ठंडा करने पर वहां पर डिसकंटिन्यूस आ जाता है, मतलब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पर्टिकुलर फॉर्म में ठंडे नहीं होते हैं। एग्जांपल दूं तो यहां पर सपोज करो आपकी लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म का आपने टेम्परेचर कम किया, आप इधर से इधर आ रहे हो, आप इस पॉइंट से नीचे आए, मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हो। वाटर का जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, आइस में, सॉलिड हो जाती है। तो वाटर की जो लिक्विड फॉर्म है इस पॉइंट पे आके लिक्विड से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी किसमें, सॉलिड में। जैसे ही तुम वाटर का टेम्परेचर कम करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, सॉलिड में। और वाटर की जब ये फॉर्म लिक्विड से कन्वर्ट होने जाएगी सॉलिड में, तो यहाँ पर ये फॉर्म पूरी सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर कम करने पर ये और ठंडा होता चला जाएगा। मतलब कह सकता हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम कूल करते हैं तो वो एक पॉइंट पे आके उनका जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है। देख लो, इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, और इस टेम्परेचर इक्वल होने पर यहाँ पर आपकी जो फेज होती हैं, लिक्विड फेज या जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद फिर इन्हें दोबारा ठंडा करते हैं तो फिर ये दोबारा ठंडे होते हैं। और लेकिन अमोर्फस सॉलिड को जब हम ठंडा करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ कंटिन्यूअस तरीके से ठंडे होते चले जाते हैं। तो कूलिंग कर्व इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व मतलब टेम्परेचर और टाइम के बीच वाला कर्व। कूलिंग कर्व जो होता है इनका कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो इनका कूलिंग कर्व कैसा होगा बेटा, कंटिन्यूअस, क्योंकि इनको ठंडा करने पर कोई भी बीच में ब्रेक पॉइंट नहीं आता, डायरेक्टली कंटिन्यूअसली रूप से कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके कूल होते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका फिफ्थ, वो होता है एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और जो आपकी फिफ्थ होती है इसमें वो होती है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो या आइसोट्रोपिक नेचर बोल सकते हो, और इनमें पाई जाती है एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो अब हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहला रेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर बिल्कुल लर्न नहीं करना, इसको याद रखना है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा तो सॉल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, फिक्स होते हैं, इसमें ब्रॉड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब ये कंटिन्यूअसली आपके कूल नहीं होते, इनमें टेम्परेचर का एक ब्रेक पॉइंट आता है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, और इनमें कौन सी पाई जाती है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस पढ़ लिया। आपको मैं स्क्रीन पर कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एग्जांपल को ध्यान से देखो, और आपको इधर जो है स्क्रीन पर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल दिखाई दे रहे होंगे, उनको भी आप तरीके से कॉपी करके लिख सकते हो। दोनों के एग्जांपल्स आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इनको आप तरीके से नोट्स बना सकते हो। मैंने सिंपली बता ही दिया इसमें डिफरेंस कितना सिंपल है, ठीक है। एक को लर्न करना है, एक को लर्न नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे
वो इसकी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू गाइस।